नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज हमारा संविधान का। जी, हमारे साथ में है किरण सोनवने जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना सिंधी गुट के। हम इनसे जानेंगे कि लोकसभा में जिस तरह से संविधान को लेकर एक तरह से नैरेटिव फैलाया गया, अब वही चीज़ वापस विधानसभा में चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से फिर से एक बार संविधान को लेकर चर्चा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्टेट में यानी महाराष्ट्र राज्य में अगर फिर से महायुति अगर आती है तो फिर से यहाँ पर जो है संविधान, जो यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा जो है फिर से भड़क जाएगा और खासकर जो एससी का जो कोटा है उसमें फेरबदल हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र को धक्का देने के लिए महाराष्ट्र में महाआघाड़ी का आना बहुत जरूरी है, ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। तो हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि संविधान संविधान करके जिस तरह से कहा जा रहा है, आखिर में चीज़ क्या है संविधान और क्यों इतना लोग आसानी से इसको जो है डाइवर्ट हो जा रहे हैं। किरण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे संविधान को लेकर जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, मैं महाराष्ट्र की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, आखिर में क्या इतना आसान है कि संविधान को जो है कोई भी आके बदल देगा? श्यामगिरी जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और सही मुद्दा उठाया है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा करके आया हूं जी, और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी लहर चल रही है और ये लहर अभी तूफान में बदलने के कागार के ऊपर है। और इसके पीछे जो तूफान है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी है, जिन्होंने धुआंधार पिछले 2.5 साल में जो काम किए और आम लोगों को, जो हर तबके के लोगों को जो फायदा पहुंचाया, उससे ये जो है वो महायुति का तूफान पैदा हुआ है। आपने संविधान की बात की, वैसे तो लोकसभा में वो लोगों को यानी भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए, गुमराह करने में, भ्रम फैलाने में महाविकास आघाड़ी सफल हुई, लेकिन इस बार बिल्कुल वो सफल नहीं हुई है, यही कोई मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो राहुल गांधी जी है, महाराष्ट्र में आकर लाल कागज में जो संविधान दिखाते हैं, जिसके अंदर के जो पन्ने रहते कोरे रहते हैं, वो संविधान दिखा रहे। तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का जो ये संविधान के संदर्भ का प्रेम है, ये पुतना मौसी का प्रेम है। ये क्यों प्रेम है पुतना मौसी का, मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं आपके माध्यम से। एक कि अभी तक कांग्रेस की भारतीय संविधान लिखने के लिए पहली चॉइस जो थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं थी। उनकी पहली चॉइस ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिश घटना तज्ञ था, जिसका नाम आइवर जेनिंग था जी। इसकी कहानी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि जब संविधान लिखने की बारी आई तो पंडित नेहरू जी ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित और BN राव, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, इनको इंग्लैंड भेजा और वहां पर जो घटना तज्ञ थे ये आइवर जेनिंग, इनसे मुलाकात की और उनको विनती की कि आप हमारे भारत देश का संविधान लिखिए। उन्होंने बोला, वो तो कॉन्ट्रैक्ट राइटर थे संविधान के, बोले मैं लिख दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल तक इंतजार क्यों करना है? तो बोले मेरे पास ऑलरेडी 2 देश जो है उसके संविधान मुझे लिखने हैं, आप 2 साल तक अगर रुक सकते तो मैं आपका संविधान लिखूंगा। लेकिन फिर आइवर जेनिंग ने बताया कि आप मेरे से लिखने के बजाय आपके देश में भी 3 ऐसे लोग हैं जो संविधान लिख सकते हैं। उसमें पहला नाम था MJ जयकर, दूसरा नाम था तेज बहादुर सप्रू और तीसरा नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार भारत में आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर से संपर्क नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले उन्होंने MJ जयकर से संपर्क किया। MJ जयकर ने अपने प्रकृति स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसको नकार दिया काम करने से। तेज बहादुर सप्रू, जो कि अल्पसंख्यक गुट से थे, उन्होंने भी सोचा, उन्होंने भी स्वास्थ्य का हवाला दिया या व्यस्तता का हवाला दिया। लेकिन इन दोनों के पीछे एक कारण था श्यामगिरी जी, कि भारत जैसे विशाल देश का संविधान लिखना एक आसान काम नहीं था। भारत अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, परंपरा, भाषा, रूढ़ी,
त्योहार अलग अलग तरीके की प्रक्रिया में बटा हुआ है, उसको एक धागे में गूंथना, एक धागे में उसको पिरोना, ये बड़ा कठिन काम था। तो उसको करने के लिए ये लोग जो उनको ऐसा लगा अगर हम समझो ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, कल जाकर अगर संविधान में कुछ गलती हुई, कुछ मामला आया तो हमारे कौम को ये जो लोग हैं भारत के छोड़ेंगे नहीं, उसको लेकर उन्हें फिर बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान बनाया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के साथ गद्दारी कांग्रेस ने तुरंत की, क्योंकि जब तक बाबा साहब अंबेडकर का उपयोग था संविधान का, तब तक उनसे संविधान लिखवा दिया। उसके बाद में जो चुनाव हुआ वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अच्छे भरी मात्रा के वोटों से उन्होंने गिरा दिया, उनको पराभूत होना पड़ा। देश का ये इतिहास है कि देश के संविधान निर्माताओं का पराभव करने, उसको हराने का काम कांग्रेस ने किया है। और उनके साथ कौन कौन थे? कम्युनिस्ट थे और समाजवादी थे, तीनों ने मिलकर एक काम किया। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि संविधान जब भी बदली हुआ है कांग्रेस ने किया है, इंदिरा जी के समय में हुआ है, बदली नहीं हुआ है, वो कुछ संशोधन हुआ है ना। हाँ, देखो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो ओपन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ओपन डॉक्यूमेंट ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें आप मैंने परिस्थिति के अनुरूप, जैसी परिस्थितियां बदलती है, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नए शोध लगते हैं, नई कुछ बातें आते हैं, तो उसमें आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ये दो ऐसे। और संविधान, आपको और एक मुद्दा बता दूं कि दुनिया में संविधान की जो आयु है वो 3, 7 और 13 साल के ऊपर नहीं है। अच्छा। लेकिन भारतीय संविधान ये ओपन डॉक्यूमेंट होने के कारण पिछले 75 साल से चल रहा है, और इसके लिए देश के हर एक नागरिक ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये बात जिस तरह से माहौल बनाया गया है कि अब की बार 400 पार, यानी 400 पार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको संविधान में जाना है, संविधान को ऊपर नीचे करना है। तो क्या ये सही पॉसिबल है? क्या ये सही चीज था कि 400 पार, अगर 400 पार बीजेपी और एनडीए आती तो क्या संविधान को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन बात ऐसी कि बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही उसमें संशोधन करने का प्रावधान रखा है। दूसरी बात यह है कि ये जो 400 पार वगैरह बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि देश स्वतंत्र होने के तुरंत बाद कश्मीर जब भारत में आया तो इस देश में 2 संविधान थे ना, एक कश्मीर का अलग संविधान था और भारत का अलग संविधान था। ये तो पहले ही कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान कर चुका है। दूसरा मुद्दा एक आपको बता दूं कि संविधान को लेकर जो भी बातें चल रही थी उसमें ये सारे जो लोग हैं ये अलग अलग तरीके के तर्क जो दे रहे थे, ये सारा झूठे तर्क थे, उसको ग्राउंड नहीं थी। ये कभी इनके ध्यान में आया जब माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने संविधान को महत्व दिया। उन्होंने संविधान दिवस चालू किया, उन्होंने संविधान को लेकर संसद में विशेष सत्र बुलाया, जिसको लेकर संविधान एक उभर कर आया। लोग उसके ऊपर चर्चा करने लगे, उनका संविधान मंदिर बनाने लगे, संविधान कट्टा बनाने लगे, तभी आए ना। उसके पहले कांग्रेस ने कहा किया था ऐसे? कोई कौन सा संविधान दिन किसने शुरू किया? बीजेपी और एनडीए ने चालू किया ना। जी। तो ये तब कहा थे जब संविधान को लेकर बात कर रहे हैं अभी। तो कुल मिला क्या कहेंगे कि संविधान को जो डराया जा रहा है संविधान के नाम पर, क्या पॉसिबिलिटी है? लोग अभी समझ चुके हैं और लोगों ने अभी देखिए ना कि जहां पे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने खुद कह दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान रहेगा। एक बात, और ये बोलकर नहीं रुके, उन्होंने अपने बकायदा एजेंडा में पिछली सरकार में हर तालुका में संविधान भवन निर्माण करने का प्रावधान किया। अंबेडकरी समाज को लेकर इतनी संवेदनशीलता, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इतनी संवेदनशीलता अभी तक किसी ने नहीं दिखाई थी जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने दिखाई। क्या आह्वान करना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा यही सभी भाई और बहनों से कहना है कि देखिए, ये अगर मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके आया हूं, और दौरा करने के वजह से मैंने बताया कि महायुति का तूफान चल रहा है, क्योंकि छोटे से छोटे तबकों, तो आशा वर्कर रहे, सरपंच रहे, ग्राम सेवक रहे, विद्यार्थी रहे, युवा रहे, महिला रहे, लड़की रहे, वयस्क रहे, हर तबके को, या उद्योगी रहे। आपको जानबूझकर मैं बता रहा हूं कि मराठा समाज
को लेकर भी जो कदम उठाए गए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जो आरक्षण आज समाज को मिल रहा है वो केवल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के। देखिए ना, सबसे पहले मराठा आरक्षण को लेकर जो बात हुई थी 1981 में, जब वो वहां के कैलाशवासी अन्ना साहब पाटिल जो थे उन्होंने आंदोलन किया था, वो उसके कारण उनका बलि चला गया, उनको वो यानी उनका देहांत हो गया, लेकिन मिला नहीं। फिर सबसे पहले जो संविधान यानी मराठा समाज को आरक्षण मिला वो 2017 में मिला, और वो किसने दिया? भाजपा ने दिया, देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई वो खत्म हो गए मराठा आरक्षण। फिर शिंदे साहब की सरकार आई, शिंदे सरकार आने के बाद फिर मराठा समाज को मैंने आरक्षण मिला। इतना ही नहीं, आरक्षण मिलने के बाद में जो कुंभी जिनके नोंदी मिले थे, ऐसे कई लोगों को यानी 37 साल में श्यामगिरी जी आपको बताऊं 2333 श्री प्रमाण पत्र बांटे थे। लेकिन ये डेढ़ 2 साल में ये शिंदे साहब के कार्यकाल में 1,60,663 कुंभी समाज के लोगों, इनको मराठा जो समाज मराठा जिनकी नोंद थी उनको कुंभी के और ओबीसी के आरक्षण मिले हैं। इसके कारण में जो आर्थिक विकास मंडल बना है उसमें 70,000 उद्योगपति मराठा समाज के हुए। तो ये हर समाज के लिए काम किया है, तो लोग वोट देंगे ना। बिल्कुल, इसलिए तो बोलते हैं ना, काम केलंय भारी आता पुढची तैयारी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो किरण सोनवने साहब ने काफ़ी अच्छे स्टडी करके जो संविधान का मामला है उसको बताया आप लोगों के सामने कि किस तरह से संविधान के खिलाफ नैरेटिव चला के, संविधान को बचाने के लिए नैरेटिव चला के माँ आघाड़ी ने वोट बैंक की राजनीति की है और वह आगे भी करती आ रही है। लेकिन इसे सावधान आपको रहना है, आपको वोट देना है। इसलिए इसको समझिए अच्छी तरह से कि जो आरक्षण हो चाहे संविधान हो, इसे बदली करना या इसे बदल पाना ये कोई चुनाव परिणाम नहीं कर पाएगी। ये हमें आपको ही सब रहना, और जिस तरह से संविधान बनाया गया है उसका सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह से देश की गारंटी है। तो धन्यवाद किरण जी, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे विधानसभा चुनाव की खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।